तो सिर्फ बहू ही महिला नहीं है, बल्कि वो सास जिसके खिलाफ ये बहू अत्याचार कर रही है, या वो बेचारी ननंद जो बहुत अच्छे से अपनी भाभी को अपने हाथों पर रख रही है, लेकिन बहू यानी कि भाभी उस ननंद पर अत्याचार करने का कोई भी एक भी मौका नहीं चूकने दे रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जब महिलाओं के प्रति पुरुषों का और उसके ससुराल के अन्य लोगों का, अन्य व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा, तो उनके बचाव के लिए सन 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया था, ताकि जिन औरतों को, जिन महिलाओं को, जिन बहुओं को अत्याचार सहना पड़ रहा है अपने ससुराल में, उन सभी को उन अत्याचारों से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या ये अधिनियम जो 2005 में बनाया गया था, इस अधिनियम का लाभ सिर्फ और सिर्फ बहुएं ही ले सकती हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि सन 2005 में बनाया गया घरेलू हिंसा प्रताड़ना के विरुद्ध महिलाओं को न्याय दिलाने का या संरक्षण दिलाने का जो अधिनियम पास किया गया था, उसकी मदद कौन कौन ले सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। असल में ये जो अधिनियम लागू किया गया 2005 में और जिसका लाभ लेने की बजाय इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया बहुओं ने, जिनके संरक्षण के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था, उन्होंने ही इस एक्ट के तहत अपनी इलीगल डिमांड्स को पूरा करना शुरू कर दिया। कहाँ तो ये सोचा गया था कि इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बहुएं अपनी लीगल डिमांड किया करेंगी, लीगल डिमांड को मांगेंगी, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया करना, और सिर्फ अगर सामने चीज़ें आ रही हैं तो इलीगल डिमांड्स की, उनका इलीगल जो दिमाग में जो गैर कानूनी बातें चल रही हैं, उन सभी की भरपाई करने के लिए इस कानून का भी सहारा लिया जाना पड़ा। तो क्या ऐसी स्थिति में उसी घर में रहने वाली उस बहू की सास या उसी घर में रहने वाली उस बहू की ननंद, क्या वो कोई एक्शन ले सकती हैं इस अत्याचारी बहू के खिलाफ, जिसने इस घरेलू हिंसा का दुरुपयोग करते हुए गलत लांछन लगा रही है, अत्याचार खुद कर रही है अपनी सास और ननंद पर, और कोर्ट के अंदर गुहार लगा रही है कि उसकी ननंद और उसकी सास उस बेचारी औरत पर लांछन लगा रही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि शुरुआत में ये जो कानून लाया गया था, इसमें सिर्फ पुरुषों के विरुद्ध ही कोई स्टेप लिया जा सकता था, कोई एक्शन ली जा सकती थी। लेकिन जब धीरे धीरे ये दुरुपयोग बढ़ने लगे तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई, बहुत सारे वर्जन्स आए सुप्रीम कोर्ट के,
और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि क्योंकि ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए जो ये अधिनियम लाया गया था, इसमें संरक्षण महिलाओं को दिया जाना है, तो सिर्फ बहू ही महिला नहीं है, बल्कि वो सास जिसके खिलाफ ये बहू अत्याचार कर रही है, या वो बेचारी ननंद जो बहुत अच्छे से अपनी भाभी को अपने हाथों पर रख रही है, लेकिन बहू यानी कि भाभी उस ननंद पर अत्याचार करने का कोई भी एक भी मौका नहीं चूकने दे रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सास भी महिला है, ननंद भी महिला है, तो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का उपयोग बहू के साथ साथ उसकी सास और उसकी नंद भी कर सकती है। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि जो इसकी धारा 12 है, जिसका दुरुपयोग आज बहुएं कर रही हैं, आज तक कर रही थी, अब समय आ गया है कि आप सास और नंद भी इस अत्याचारी बहू के खिलाफ धारा 12 का उपयोग करके आप कोर्ट में एक केस दायर कर सकती हैं। और सेक्शन 19 जिसमें बहुत ही क्लियरली बहुत सारे आपको रिस्ट्रेन ऑर्डर मिलते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस मिलती हैं कोर्ट के द्वारा, आप उसमें आपके खिलाफ किए गए, आपकी बहू अगर आप सास हैं, आपकी भाभी अगर आप नंद हैं, तो आप इसके खिलाफ रिस्ट्रेन ऑर्डर्स मांग सकते हैं। बल्कि यहाँ पर आप इस बहू को इस घर से बाहर निकालने की ऑर्डर भी कोर्ट के द्वारा ले सकते हैं। और सेक्शन 12 के सब सेक्शन 5 में 60 दिन का समय नियत किया गया है किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ख़त्म करने का। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने इस सेक्शन में अगर कोई भी एप्लीकेशन दायर की, या अगर आप बिना दायर किए अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो 60 दिन में केस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने की तारीखें मिला करती हैं, लेकिन वो तब जब इस सेक्शन का आप उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप इस सेक्शन का उपयोग करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपका केस सरपट भागने लगेगा और बहुत जल्द आप अपने मन माफिक रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। खैर, मैं बता रही थी आप सभी को कि आप सास भी और आप नंद भी इस बहू के खिलाफ, इस भाभी के खिलाफ आप कोर्ट में केस दायर कर सकती हैं। मन माफिक आप जजमेंट कोर्ट के द्वारा पा सकती हैं। और यहाँ पर जैसे ही कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है और कोर्ट के द्वारा 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है अगर कोई घरेलू हिंसा करता है, और साथ ही साथ 20,000 रुपये तक का भी जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो यहाँ जैसे ही ये सज़ा मिल जाती है तो ये ऑर्डर डायरेक्ट अपने आप पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस महकमे के पास भेजा जाता है, और यहाँ पुलिस महकमा हरकत में आकर के इस अत्याचारी बहू को सजा दिलवाने में आगे कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कभी हो कि आपके केस में ऑर्डर आ चुका है, जजमेंट पास हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो आप खुद जाकर के पुलिस महकमे को ये बताएं कि ये ऑर्डर उनके सो एंड सो बहू या सो एंड सो भाभी के खिलाफ ये हो चुका है। यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है इस कलिहारी बहू या इस कलिहारी भाभी के खिलाफ एक्शंस लेने का। मान लेते हैं कि ये बहू या ये भाभी
जिसके खिलाफ ऑर्डर्स पास हो चुके हैं वो जानबूझ करके उस ऑर्डर की अवहेलना करते हुए या तो वो उस जगह को छोड़ करके कहीं चली जाती है, या जो वो जुर्माना उन पर लागू हुआ है या जो जुर्माना उन पर बंधा है उसको देने में आनाकानी करती है, तो यहाँ पर आप ननंद या आप सास, आपके पास एक प्रावधान है अवमानना का केस कोर्ट में दायर करने का 340 CRPC के तहत। और इससे भी बड़ी बात ये आती है कि अगर आपने ये कोर्ट में केस के लिए तैयारी कर ली, लेकिन इस केस को कोर्ट में दायर करने से पहले आपको कुछ सबूत अपने इकट्ठे करने होंगे। वो सबूत व्हाट्सएप चैट भी हो सकती है, या इस सबूत के अलावा कोई ईमेल्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया की किसी भी साइट के द्वारा जो भी आपने चैट किया है, या आपने कोई भी ऑडियोज़ बनाई हैं, या आपने कोई वीडियोज़ बनाई हैं जहां पर आपकी बहू आपके ऊपर गलत ढंग से बात कर रही है, बदजुबानी कर रही है, मारपीट कर रही है। ये वीडियोज़, ऑडियोज़ या व्हाट्सएप चैट्स या सोशल साइट पर ली गई कोई भी और जानकारी जैसे ईमेल इत्यादि आप सबूत के तौर पर इस केस में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के साथ आपको एक एफिडेविट भी कोर्ट में जमा करना होता है, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए। अगर आपकी बहू या आपकी भाभी जो भी हैं सामने, जिनके विरुद्ध आप कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं, उन्होंने आपके साथ मारपीट की है और आपके पास उस मारपीट के बाद अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, या उस घटना के समय पर कुछ और लोग वहां पर उपस्थित थे, चश्मदीद गवाह थे, वो सभी लोग, इन सभी का आप पहले से तैयारी कर लें और आप जब कोर्ट में लगाएं तो इन सभी को साथ में संलग्न करें। और एक बात और ध्यान रखें कि डायरेक्ट कोर्ट में जाने की बजाय कई बार बहुत सारे लोग पुलिस में कंप्लेंट किया करते हैं, रिटर्न में कंप्लेंट्स किया करते हैं। उन सभी चीज़ों का ब्यौरा भी इस केस में दिया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको कोर्ट के द्वारा मुहैया कराया जाए, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते समय उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि आपकी उस अत्याचारी बहू या उस अत्याचारी नंद के खिलाफ उचित कार्यवाही सख्त से सख्त की जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 उन सभी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है, उन सभी महिलाओं के संरक्षण के लिए है जिसमें किसी दूसरी स्त्री ने भी, किसी दूसरी महिला ने भी अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार किया हो, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मौखिक अत्याचार ही क्यों ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।